सो 12th डे है आज वॉर का, जब से यूएस एंड इज़राइल ने अटैक किया था ईरान को एंड एस्केलेशन पर एस्केलेशन हुए जा रही है। अब यूएस और इज़राइली रिपोर्ट कर रहे हैं कि 10,000 सिविलियन साइट्स को उन्होंने टारगेट किया है। 10,000 सिविलियन साइट्स को 11 दिन में, जिसमें एक वो स्कूल भी इन्वॉल्व है, ठीक है? मेनाब में जो स्कूल था, गर्ल्स का स्कूल, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियां मारी गई थी। कंटिन्यूस स्कूल्स को अटैक किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जा रहा है। 1300 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। ऑयल फैसिलिटीज तक को अटैक किया गया है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि जब आप एनर्जी फैसिलिटीज को ऐसे अटैक करने लगते हो, मीन्स मामला कहीं भी जा सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो आज उसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। तो इट सीम्स के यूएस और इजराइल की स्ट्रैटेजी है टू बॉम्ब ईरान टू सरेंडर। पर ये बेवकूफ ये नहीं जानते, हिस्ट्री जाके देख लें, किस देश ने जाके सरेंडर किया है जस्ट बाय बॉम्बिंग। एंड आप ग्राउंड ट्रूप्स भेजोगे, मुंह की खाएंगे वो, मुंह की। कोई नहीं जाना चाहता है वहां पे, कर्ड्स ने भी मना कर दिया जाने से। एंड ऊपर से आपको लगता है कि ईरानियन लोग सरेंडर करेंगे? जिन्होंने ईरान इराक वॉर झेला, केमिकल वेपन्स झेले, आप उनसे सरेंडर करवाओगे? एंड ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुर्तबा खमेनी, आप उनको सरेंडर करवाओगे? आपने इस अटैक में उनके पिताजी को मार दिया, उनकी मम्मी को मार दिया, आपने उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ को, 2 बच्चों को मार दिया, आपने उनके जीजाजी को मार दिया, आपने उनकी नीस को मार दिया, आपने उनकी सिस्टर को मार दिया। आप कह रहे हो कि इन लोगों से हम सरेंडर करवाएंगे? कोई नहीं सरेंडर करना चाहता ईरान में। आपको एक नेगोशिएटेड एंड ही करना पड़ेगा टू द सेटलमेंट। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे ये सेटलमेंट क्या हो सकती है एंड क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा कोई भी स्टेप उठाएगा। तो जो पिछले 2 दिन में खास तौर पे जो ज्यादा एस्केलेशन हुआ है, जो बहुत ही वरिंग है, वो ये है कि एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब आप इमेजिन करो, मिडिल ईस्ट, आप सोचते हो, क्या सोचते हो? ऑयल, हाँ, वहां से तो एनर्जी आती है, ठीक है, हमारी गैस निकलता है वहां से। अब वहां की एनर्जी फैसिलिटीज खत्म हो जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी? तो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद। सबसे पहले ईरान की ऑयल रिफाइनरी को तो हिट किया ही, फिर बहरीन की रिफाइनरी को हिट किया ईरान ने, हाइफा की रिफाइनरी को हिट किया। उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फील्ड है उस पर भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। कुवैत की रिफाइनरी है, उसको भी टारगेट किया गया। अभी तो एक हुई है, अगर मान लो और ज्यादा एस्केलेशन होती है तो फिर और ज्यादा एनर्जी फैसिलिटीज को हिट करेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक की चोक पॉइंट है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर कोई भी नेगोशिएशन होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी द की, कि भाई आप ये सब करो, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। एंड ये एकदम गले की हड्डी बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए खास तौर पर। कितने लोग फ्रेंटिकली फोन कर रहे होंगे, यार ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो यार, इसको रुकवाओ, इसको खुलवाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाओ। अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने माइनिंग चालू कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको माइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो माइन कर देंगे तो उनकी खुद की शिप्स कैसे निकलेंगी, जिन जिन शिप्स को वो निकलवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि चाइना की शिप्स को वो निकलने दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं लग रहा, क्योंकि उनको माइन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वहां से जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है शिप्स का, वो ऑलरेडी वैसा है जैसा वो चाह रहे हैं। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो ये देखो, पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, वहां से सब चीज के दाम बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। एंड यहाँ पे सिर्फ ऑयल तो निकलता नहीं है, खाना निकलता है, फर्टिलाइजर निकलता है, और कितनी सारी कमोडिटीज निकलती हैं। अगर एनर्जी फ्लो की ही बात करें तो 30% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल, 29% ऑफ एलपीजी एंड 19% ऑफ एलएनजी, इतनी एनर्जी वर्ल्ड की यहाँ से फ्लो करती है। अगर ये बंद रहा ज्यादा टाइम तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अभी ऑयल प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं बिकॉज ट्रम्प कह रहा है कि अरे नहीं, हम तो वॉर खत्म करा देंगे एंड दिस वॉर विल एंड सून। तो पीपल आर बाइंग दैट। बट ट्रम्प ने कब सच बोला है? 90% ऑफ द टाइम्स तो झूठ ही बोलता है ना। एंड अभी कह रहा है वी विल टेक ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी हैं saying कि ईरान की वेसल्स काफी डैमेज कर दी हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती। एक ड्रोन उनके इतने एक्यूरेट हैं, एक ड्रोन छोड़ देंगे हर बार वेसल के ऊपर, वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा सब। उनके पास अंडर वाटर ड्रोन सबमरीन्स भी हैं ये सब काम करने के लिए। अब ये देखो, इंडिया की बात करें, एलपीजी इतना कम हो चुका है कि बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई में जो होटल्स हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई काफी शॉर्टेज है इसकी। बैंगलोर में जो होटल के किचन्स हैं उनको एलपीजी नहीं मिल पा रही है सफिशिएंट, बिकॉज जो कमर्शियल एक्टिविटी है वहां पे कम दी जाएगी, पहले लोगों के घरों में तो पहुंचे। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को आएगी वो आएगी फर्टिलाइजर की। हमारा कितना सारा फर्टिलाइजर वहां से आता है, फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो फिर किसान कैसे वीट उगाएंगे, कैसे मेज उगाएंगे, कैसे अपनी राइस हार्वेस्ट करेंगे? इसके पेन सबको फील होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान की बात करो तो वहां पे तो उन्होंने इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ ही डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, काम के दिन कम कर दिए हैं, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, जो एसेंशियल एग्जाम्स चल रहे हैं सिर्फ वही चल रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हैड अराउंड 25 ऑड डेज ऑफ फ्यूल लेफ्ट।
हालांकि इंडिया के पास रशिया से आ जाएगा, बट गैस इज अ मेजर कंस्ट्रेंट। गैस ऑल द वे रशिया से लाओगे तो कितनी महंगी पड़ेगी। वैसे तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एशियन कंट्रीज हैं, बट अगर हंगरी की बात करें तो उन्होंने भी जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं वो बैन कर दिए हैं। तो अब ये आप देखोगे कि भाई जिन जिन कंट्रीज के पास अपना पर्टिकुलर रिजर्व है वो रखे हुए हैं। बहुत सारे देश तो अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं उस पर डिग इन करना पड़ेगा उनको। साउथ कोरिया जैसा एडवांस्ड देश, ठीक है, जिसकी इतनी इंडस्ट्रीज हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ये एक्सपोर्ट फोकस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, एंड दे आर डिपेंडेंट हेविली ऑन जो भी फ्यूल आता है, गैस आती है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अब ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग जाएंगे रशिया के पास बिकॉज वो बन जाएगा रिलायबल सप्लायर। पुतिन ऑलरेडी बोल चुका है यूरोपियंस को, यू गाइज आर नॉट रिलायबल, ठीक है, हम आपको बाद में शट ऑफ करने वाले थे गैस, हम आज ही कर देते हैं। तो टेबल्स हैव रियली टर्न्ड। पुतिन तो इनको एकदम मजा चखा रहा है कि तुमने जो जो ट्रीटमेंट हमारे साथ किया, जिस टाइप के सैंक्शंस लगाए, अब भाई यू हैव नॉट बिन रिलायबल, तो हम आपको क्यों दें, हम दूसरी जगह देंगे, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं एंड हम वहां पे रिलायबल सप्लाई चेन सेटअप करेंगे। थाईलैंड वियतनाम वर्क फ्रॉम होम इनकरेज कर रहे हैं ताकि भाई फ्यूल वगैरह सब बचे। अब गल्फ कंट्रीज की बात करना जरूरी है क्योंकि ईरान जानता है इन लोग को हम और भी ज्यादा आसानी से टारगेट कर सकते हैं, दे आर विद इन आवर रेंज, मच मोर विद इन आवर रेंज। तो इसीलिए ऑल द गल्फ कंट्रीज उन सबके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, वन लोकेशन और दी अदर। एंड वहां पे इतनी ज्यादा सेंसरशिप है क्योंकि लोग, मैंने अभी देख रहा था, वन इंडियन मैन अपना वो थ्रू द डेजर्ट कतर से वो अपना सऊदी अरेबिया आने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई से लोग निकलना चाह रहे हैं तो उनको भी थ्रू द डेजर्ट जाने की सोच रहे हैं। तो देयर लाइक कि भाई अगर हम इतना सारा पानी भी कैसे ले जा पाएंगे अपने साथ डेजर्ट से जाने के लिए, अगर मान लो कोई भी फोर व्हीलर या एटीवी या व्हाटएवर दे आर यूजिंग, मतलब डेस्परेट टाइम्स हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इनका कोई प्लान नहीं है। जर्मन चांसलर आके खुद बोल चुका है कि कोई भी प्लान नहीं है, दे हैव बीन वेजिंग वॉर फॉर अ वीक। एंड वो बता रहे हैं, उनको कोट कर रहा हूं, वी आर पर्टिकुलरली कंसर्न दैट देयर इज अपेरेंटली नो कॉमन प्लान फॉर हाउ दिस वॉर कैन बी ब्रॉट टू अ स्विफ्ट एंड कन्विंसिंग एंड। मतलब अगर आपस में बात हो भी रही है तो वो बात इतनी वेवर्ड है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कहीं सिर पैर नहीं बैठ रहा। एंड अमेरिका और इसराइल का तो कोई प्लान ही नहीं है कि वे वॉर कैसे एंड करेंगे। दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या चाहते थे, रेजिम चेंज कराना चाहते थे, वो तो हुई नहीं, कोई नहीं चाहता रेजिम चेंज। एंड आई वाज लिसनिंग टू अ प्रोफेसर, वो बता रहे थे कि भाई रेजिम चेंज कराने के लिए यू हैव टू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड। अगर मान लो कहीं प्रॉब्लम भी है, फॉर एग्जांपल ईरान में प्रॉब्लम थी, पीपल वोंट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास लोग हैं। अब आप तीसरा एलिमेंट आ जाता है, बॉम्बार्ड करने लगते हो, तो फिर पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाती है। तो ये तो जो हैं, उसमें खास तौर पे लोगों को लगता है कि भाई अभी तो फॉरेन इन्वेडर आ रहा है, अभी तो वी नीड टू स्टिक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, पहले बला टले, फिर देखेंगे क्या करना है। अब अगर एक और एक्सटेंट आप चाहते हो कि कितनी हालत इनकी पतली है, तो मिडिल ईस्ट की सैटेलाइट इमेजरी रिलीज होनी थी, ठीक है, जो प्लैनेट लैब्स एक कंपनी है वो करती है। अब उन्होंने डिले पहले 96 आवर्स का बोला था, अब कितने आगे दिन का कर दिया है। नाउ आई थिंक इट इज इनडेफिनिट, दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज, ठीक है। 4 दिन का था ये, अब 2 हफ्ते कर दिया है डिले, बिकॉज इनको लग रहा था 4 दिन में हम वॉर निपटा देंगे, अभी तो आगे बढ़ाओ। अब इनको लग रहा है नहीं यार, नहीं हो पा रहा, 2 हफ्ते। एंड ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। अरे भैया, जिन लोग को आपको टारगेट करना है उनके पास ऑलरेडी सैटेलाइट डेटा है पूरा, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ये तो आप इसलिए नहीं बता रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग देख पाए कि यूएस बेसिस की क्या हालत है, इजरायली बेसिस की क्या हालत है, ठीक है। ये अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए। अब ये देखो अमेरिका की इतनी हालत और पतली है कि ये दी वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर मॉन्गर्स, लिंडजी ग्रैम, जो वहां का सेनेटर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपनी भाषा में बोले तो, वो कह रहा है गल्फ कंट्रीज शुड कम टू हेल्प। अरे भाई, आपको गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना था, ठीक है, ये जितनी मोनार्कीज हैं, या उनको आपको प्रोटेक्ट करना था? कितने डेस्परेट हो गए हो आप? एंड ये यही बेवकूफ है जो कह रहा था अरे वॉर चल रहा है, वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। वैसे हमने इस बेवकूफ के ऊपर 4 थप्पड़ बनाए हैं, उसको जरूर चेकआउट करना। तो आपको बता ही रहे थे कि एयर डिफेंस खत्म हो रहे हैं, रेडार्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, दे आर ब्लाइंडेड। इजराइल में अब सायरन भी नहीं बचते हैं बिकॉज ये रेडार्स वर कनेक्टेड टू द एयर डिफेंस मिसाइल्स। नाउ दे आर यूजिंग ग्रेविटी बॉम्ब्स। कभी वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देखी है, ऐसे ग्रेविटी बॉम्ब्स आते हैं, वो दे आर यूजिंग, क्योंकि इनके पास जो प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं उसका स्टॉक कम है, ये टोमाहोक मिसाइल्स और ये सब। तो भाई साउथ कोरिया से एयर डिफेंसेस ले जा रहे हैं टू वेस्टर्न एशिया, टू मिडिल ईस्ट, एंड देयर इज नथिंग साउथ कोरिया कैन डू अबाउट इट। वो तो खुद ही कह रहे हैं हम क्या करें। ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है ट्रूप्स एंड मिसाइल्स टू यूएई, वॉर एक्सपैंड हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलियंस मर जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलियंस क्या कहेंगे, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। अब जहां तक ईरान की बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान इज नाउ शिफ्टिंग अटेंशन टू इजराइल, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे तो काफी डैमेज हो चुका है इन बेसिस पर। अब इसराइल पर इतनी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी बॉम्बार्डमेंट, जीरो इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट, बट इतने सारे वीडियोस हैं ये दिखाने के लिए कि इतनी सारी ईरानी मिसाइल्स रेनिंग डाउन ऑन इसराइल,
कोई एयर डिफेंस नहीं है। हिजबुल्ला के रॉकेट्स तक दे आर गेटिंग थ्रू आयरन डोम। आयरन डोम जुमला है, साबित हो चुका है। कुछ इस टाइप की भी रिपोर्ट्स हैं कि एकदम ही इजराइल के अंदर सब कुछ खाली है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह नहीं चल रही है, सब बॉम्ब शेल्टर में बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली, हालत लोगों की बहुत टाइट है। कुछ और अफवाहें ये भी हैं कि जो स्मोट्रिच है, ठीक है, उनका वो जेनोसाइडल फाइनेंस मिनिस्टर, उसका बेटा या तो सीरियसली वुंडेड है या मर चुका है। सिमिलरली फॉर बेन गवीर, नेतन्याहू का भाई मर चुका है। ये सब अफवाहें हैं बाय द वे। एंड जो मोसाड के चीफ है बार्निया, उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब एक और अंदाजा इससे लगा लो कि इजराइल में क्या हालत है कि इनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज देयर लाइक कि बस इसीलिए जा रहे होंगे ना, बिकॉज दे डोंट सी अ फ्यूचर हियर। यहाँ पे राजा बन के बैठे थे, अब जब प्रजा ही नहीं बचेगी तो राजा क्या करेगा? केओस हो चुका है बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, एक रूल है कि 100 पैसेंजर से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। ये हमने वो 12 डे वॉर के दौरान भी देखा था कि भाई लिमिटेड लोग ही जा पाएंगे। अभी भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि भाई जाओ ही मत। तो भाई दे आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा तो इमेजिन क्या होगा, ज़ायनिस्ट को कटना पड़ेगा। एंड अभी देखना और बहुत सारी चीजें इजराइल से बाहर आने वाली हैं। अभी बहुत दे हैव डन वेल कि भाई एकदम लिड लगा रखा है इन्फॉर्मेशन पे, कुछ नहीं आ रहा है। अदरवाइज अफवाहें तो बहुत सारी हैं, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ठीक है, अब देखो ये बन चुका है वॉर ऑफ एट्रिशन। रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, कौन कितने टाइम तक चलता रहेगा। यूक्रेन का साइज देख लो, ईरान का साइज देख लो, ईरान इज मच बिगर। यूक्रेन वॉर तब से चल रहा है एंड यू आर टेलिंग मी कि वहां पे तो ग्राउंड इन्वेजन भी चल रही है, लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, लोग फिर भी लड़े जा रहे हैं। वहां पे यूक्रेन में हालत इतनी पतली हो चुकी है, लोग भी नहीं बचे हैं लड़ने के लिए, फिर भी सरेंडर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कैसे सरेंडर होगा? एंड प्लस ईरान का टेरेन, यूक्रेन का टेरेन, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। अगर बात चल रही है तो वो चल रही है व्लादिमीर पुतिन एंड ट्रम्प की। एंड आई कैन इमेजिन ये बहुत ही हीटेड फोन कॉल रहा होगा। अभी यूनाइटेड स्टेट्स की हालत बहुत पतली है, ठीक है। ये माना जा रहा है कि पुतिन ने कुछ प्रपोजल भी रखा है सामने, बट ट्रम्प इसको मानेगा कि नहीं, वी डोंट नो। अभी तक तो लगता है इतने जल्दी तो नहीं मानेंगे ये लोग। जब तक इनकी कमर टूटेगी ये नहीं मानेंगे, जब तक बहुत सारे सिविलियंस को नहीं मार देंगे ये लोग नहीं मानेंगे। अब अगर बात करें, वहां पे लेबनान में भी फुल फ्लेजेड वॉर चालू है। लेबनान में क्लोज टू 400 लोग मारे जा चुके हैं। कंटिन्यूस वॉर जोन बना हुआ है। बेरूट में बहुत भारी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, बट दैट डजंट मीन कि हिजबुल्ला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिजबुल्ला के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। हिजबुल्ला सेंट्रल इसराइल को टारगेट कर पा रहा है, नॉर्दर्न इसराइल को टारगेट कर पा रहा है। हिजबुल्ला ने काफी सोल्जर्स को एम्बुश किया है। कितने सोल्जर्स मारे गए होंगे इजराइल से नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बाहर आ रही। अब लोग ये पूछते हैं कि रशिया चाइना क्या कर रहे हैं। तो चाइना की एक, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग सुपर कंप्यूटर, वो वहां रीजन में घूम रहा है। पूरी इंटेलिजेंस ईरान को मिल रही है वहां से, चाइना से, एंड रशिया तो प्रोवाइड कर ही रहा है। नहीं तो इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग कैसे हो रही है। ईरान के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी अटैक कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके, पर्टिकुलर होटल्स में या कोई रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में, वो एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं CIA के पर्सनल, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि CIA मोसाड का हब है वहां पे इन अ लॉट ऑफ दीज सिटीज, खासतौर पे दुबई में। तो आप ये सोचो, स्कॉट रिटर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनको मॉर्निंग में मिल जाती है इंटेलिजेंस, इवनिंग तक वो रिएक्ट भी कर देते हैं। एंड इतनी प्रिसीजन वाली स्ट्राइक्स है, इतनी प्रिसीजन, मानना पड़ेगा दैट ईरानियन इंटेलिजेंस हियर इज डूइंग वेल। ऑफ कोर्स बहुत सारे लीक्स उनके खुद के उसमें भी हैं। देखो, आपको मोसाड का सुनाई नहीं देता, क्योंकि एक चीज है, ईरानियंस को मार्केटिंग नहीं आती। आप ईरान की जाके कोई फास्ट न्यूज एजेंसी देख लोगे, ठीक है, या मेहर न्यूज एजेंसी देख लोगे, तेहरान टाइम्स, एंड यूर लाइक अरे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको तो इन्फॉर्मेशन वॉर लड़नी आती भी है कि नहीं। क्योंकि जब आप देखो इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो तो पूरी मार्केटिंग ही कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं डगलस मैकग्रेगर का इंटरव्यू सुन रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि जो जनरल केन जो है, इनका नंबर्स दे रहा है, हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, ये डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ही इज लाइक, मुझे वियतनाम वॉर की याद आ गई, एकदम डेजा वू है वियतनाम वॉर, जब वो बोलते रहते हैं नंबर्स। ट्रम्प भी बोल रहा है ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, एंड यूर लाइक यार ये सब ठीक है, पर ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, ठीक है, कंटिन्यूस मिसाइल्स दाग रहा है आपके ऊपर, आपके रेडार्स खत्म कर चुका है। आप कह रहे हो मिसाइल लॉन्चर्स हमने फोड़ दिए, फिर भी मिसाइल जाए जा रही हैं। ऊपर से आपको 10,000 सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करने की क्या जरूरत है? तो भाई ये मत भूलना कि ये वॉर क्यों हो रहा है। एक तो ज़ायनिस्ट चाहते हैं, दूसरा इनको लगता है अमेरिका को फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी की स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है कि ईरान को अटैक करना है, ईरान को कब्जाना है, क्योंकि यहाँ का ऑयल अमेरिकन और ये लोग कंट्रोल करते थे।
तो अगर अमेरिकन ऑयल काफ़ी है ऑलरेडी, ठीक है, फिर वेनेजुएला का ऑयल हो जाएगा। ये गल्फ कंट्रीज़ पूरी ऑयल्स ये अगर कंट्रोल करेंगे, ईरान अगर कर लेंगे तो ट्रेड कॉरिडोर इनके हाथ में आ जाएगा। दे विल वर्चुअली कंट्रोल दैट, ठीक है, एंड ऑयल आ जाएगा बहुत। तो ये डेट्रिमेंटल हो जाएगा, बहुत नुकसानदेही हो जाएगा रशिया चाइना के लिए। ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कब तक ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। एक्टिवली इन द सेंस सर्वेलेंस वगैरह तो दे रहे हैं, कब अपने रिसोर्सेज भेजेंगे। चाइना कब अपने एयरक्राफ्ट भेज देगा ईरान और बोलेगा बस हो गया। बिकॉज वो लोग नहीं अलाउ कर सकते कि ईरान गिर जाए, क्योंकि दे नो कि वीकर उसमें आ जाएंगे डाउन द लाइन। अमेरिका इनको डोमिनेट करे। टर्की इज ऑल्सो की बिकॉज दे नो, इजराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये आके बोल चुका है कि टर्की इज नेक्स्ट, वो भी बहुत बड़ा खतरा है ये वो। सो दे नो कि अगर ईरान गिरता है अगली बारी उनकी है। तो रिपोर्ट्स ये भी हैं, जो एक्सपर्ट्स ही बता रहे हैं कि टर्की सपोर्ट कर रहा है ईरान को विद इंटेलिजेंस। एंड जो देखो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक पेन होने वाला है, एंड सब जानते हैं कि ये वॉर ऑफ चॉइस है, अमेरिका का वॉर ऑफ चॉइस जो उसने ज़ायनिस्ट के प्रेशर में आके किया है। दुनिया की जो इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट जाएगी। ये ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो सकता। एंड अब रशिया यूक्रेन में देखो, वहां पे व्हाट विल रशिया डू? दे विल टेक ओवर ओडेसा। पोर्ट नहीं रहेगा यूक्रेन के पास, दे विल बिकम लैंडलॉक्ड। उसके बाद क्या? दे विल गो आफ्टर कीव। वो बहुत प्रेशर डालने वाले हैं वहां पे। जहां तक ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, वो एक एम्बैरेसमेंट रोकना चाहती थी रशिया यूक्रेन का। ये ईरान एक और सर पे आ गया, एंड अब वो रशिया यूक्रेन तो लगता है गया हाथ से, ठीक है। वहां से सप्लाईज देके ये लोग इधर आ रहे हैं। तुम भले ही जितने एक्सपर्ट्स भेज लो अपने ड्रोन वाले ज़ेलेंस्की, तुमको उतने रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले जितने इजराइल को मिल रहे हैं। तो भाई क्या ऑप्शन है? देखो, नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई कह रहा है मेरे कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं है। टिट फॉर टैट चल रहा है, एंड एस्केलेशन लैडर ईरान को सूट करती है। वो लोग अपने घर पे बैठे हैं, उनको सर्वाइव करना है। तो ट्रम्प के पास क्या ऑप्शन है? वो कर ले जो हुतीज के साथ किया, बोल दे हम तो जीत गए, हमने वी बॉम्ब देम इनटू ओब्लिवियन, ठीक है, हमने उनको गाजा बना दिया, हम जीत गए, वापस आ जाओ, ठीक है। इजरायलीज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि ऐसा पॉसिबल हो। दूसरा है ग्राउंड इन्वेजन। मुंह की और खाने वाली बात है और रायता फैलाने वाली बात है। कुछ नहीं कर हो पाएगा ग्राउंड इन्वेजन से, और ज्यादा बॉडी बैग्स पहुंचेंगे अमेरिका, नॉट वर्थ इट, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? गो न्यूक्लियर। जो बात कर रहे हैं, डूम्सडे प्लेन तो ऑलरेडी घूम रहा है। अगर ये लोग न्यूक्लियर जाते हैं तो बाकी दुनिया पूरी शांत बैठी रहेगी क्या? ऑलरेडी यूएस का जो स्टेटस है पराया स्टेट जैसा है, कोई उससे एसोसिएटेड नहीं होना चाहता। जो भी यूएस के पास आता है जल जाता है। उनके खुद के एलाइज को अपना क्या कहते हैं, सैंक्शन कर देते हैं। खुद के एलाइज को क्या प्रोटेक्ट करते हैं? अपने इसराइल को ही प्रोटेक्ट करते रहते हैं। गल्फ स्टेट्स को बोल दिया भाई यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, इटली से वॉरशिप्स आ जाएंगी तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे, मे बी यूके का आ जाएगा, फ्रांस का आ जाएगा। बट हमारे जो पूरे बेस्ट एयर डिफेंसेज हैं वो तो इसराइल के पास ही जाएंगे। कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग ईरान को रोकने के लिए। अमेरिकन कुछ नहीं कर पा रहे कि गल्फ कंट्रीज को अटैक करना छोड़ दो, क्योंकि वो जानता है कि ये एकदम ही वीक हैं ये लोग। इनकी पॉपुलेशन देख लो, 90% पॉपुलेशन तो एक्सपैट्स हैं। दुबई की अगर बात करें, या मेजॉरिटी एक्सपैट्स हैं। ये लोग थोड़ी मरना चाहते हैं। वहां पे तो जितने ज्यादातर लोग हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो निकल लेंगे। हमें नहीं रहना यहाँ पर। देखो, बहुत ही ग्रोन अप समझदार टाइप थिंकिंग चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कि भाई ठीक है गलती हो गई, लेट अस पुल बैक नाउ, ताकि और डैमेज ना हो। और यहाँ पे समझदार तो कोई है नहीं, तो ये मामला कहीं भी जा सकता है। लेट अस होप एंड प्रे फॉर पीस।